गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 2 वीक्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 14 मई टू 27 मई 2023 के। लास्ट वीक कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से मैं वीकली करंट अफेयर्स नहीं पोस्ट कर पाई थी, तो इस वीडियो में मैंने दोनों वीक के करंट अफेयर्स को क्लब किया है। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑल इन वन पॉलिसी। सो इरडाई ने, यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इंडिया में सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, उन्होंने एक ऑल इन वन पॉलिसी प्रपोज की है। इसमें क्या होगा कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होते हैं, एक इंश्योरेंस बनाया जाएगा जिसमें सभी एक अम्ब्रेला इंश्योरेंस में सभी कवर किए जाएंगे, एक अम्ब्रेला पॉलिसी में। इसके साथ उनमें कुछ और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी सिक्योर की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो क्या होगा, अगर ये क्लब किए हुए हैं, उसमें आपकी जिम मेंबरशिप, आपकी योगा मेंबरशिप, उन चीजों को भी आप जब पॉलिसी बाय करोगे उसी के टाइम उनको ऐड किया जाएगा। ये जो ये प्रपोजल है, ये वन इन अ काइंड है। इसका नाम क्या होगा, आपने इसका नाम स्पेशली ध्यान में रखना है। इसका नाम होगा बीमा विस्तार। तो ये जो बीमा विस्तार है, किसने प्रपोज किया है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। इसमें लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी कवर है, वो सिंगल और सिंपल पॉलिसी के थ्रू कवर किए जाएंगे। जो इंश्योरर्स होंगे उनको परमिट किया जाएगा कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया, कोई मेडिटेशन है, कोई योगा पॉलिसी है, कोई जिम मेंबरशिप है, उसी में उसको ऐड किया जाए। एक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म एक बनाया जाएगा जो कि एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा कस्टमर्स के लिए, जिसमें जो इंश्योरर्स हैं वो और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। जो वमेन है उनको कंपेन्स के लीडर्स बनाया जाएगा टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन ईच ग्राम सभा। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर, जो आपकी, आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी पंचायत से हैं, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, सभी को इसमें कवर किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, सो दैट हम ग्रास रूट लेवल पर काम करके जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज कर पाए। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज हैं उनको भी लिंक किया जाएगा, ताकि जब भी कोई ऐसा क्लेम करना है वो बहुत ही जल्दी हो जाए। कोशिश की जाएगी कि कुछ घंटों में ही आप अपना क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कर पाए। इसके साथ साथ स्टेट्स को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि आप इंश्योरेंस कमेटीज बनाओ और उसकी हेल्प से कवरेज को हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज करो। तो इसमें क्या होगा, ये जो इनिशिएटिव है ये एक ब्रॉडर ओवरहॉल का पार्ट होगा, जिसमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं टू अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टमेंट थ्रू डिफरेंशिएटेड लाइसेंसेस फॉर नीश प्लेयर्स सिमिलर टू बैंकिंग सेक्टर्स। जैसे अभी क्या है, जब प्राइवेट बैंक्स को ओपन करने के लिए कुछ लाइसेंस वो किए जाते हैं, दिए जाते हैं, वैसे ही इसमें भी और लाइसेंस वगैरह दिए जाएंगे। उसके लिए अगर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की भी जरूरत होगी, लॉज की जरूरत होगी, वो भी लाई जाएंगे। इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस को अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल, ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल टू द सिटीजंस विद ग्राम सभा टू डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट लेवल अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं ऐसे। जो रेगुलेटर है, इरडाई है, it believes कि these changes could double the number of jobs in the sector to 1.2 करोड़। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जो जॉब्स है वो भी बढ़ेंगी इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। ये बनेगा केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के मरायूर में, जो कि देश का ओनली नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट है। यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देश का अकेला सैंडलवुड, नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट है इडुक्की के मरायूर में। ये जो म्यूजियम बनेगा यहाँ पर, इसका क्या एम रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स सैंडलवुड के बारे में प्रोवाइड करना। इसमें सैंडलवुड की हिस्ट्री, सैंडलवुड के बारे में जो कोई मिथ है, मिथ क्या होते हैं जो ट्रू ना हो, जो वहम है, इसके इसके बारे में एसोसिएटेड है। इसका जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसकी डिमांड, सैंडल प्रोडक्ट्स, इसकी वैल्यू, क्लासिफिकेशन,
इसके साथ साथ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सैंडलवुड के बारे में जानने के लिए थ्रू टच, स्मेल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जो विजिटर्स होंगे वो खरीद भी सकेंगे सैंडल प्रोडक्ट्स को इस म्यूजियम से। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कौन सी स्टेट में बनेगा, केरला में बनेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और आगे अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस की बात करो तो मारायूर में, जहां पर कंट्री का ओनली नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट है। आगे हम बात करते हैं क्लीन नोट पॉलिसी। सो रिसेंटली आरबीआई ने 2000 के नोट्स को विथड्रॉ करने का डिसीजन लिया है। एक अनाउंसमेंट की गई है कि 30 सितंबर के बाद जो 2000 के नोट्स हैं वो विथड्रॉ कर लिए जाएंगे। ये जो अनाउंसमेंट है ये कहाँ पर किसके अंडर की गई है, ये की गई है क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर। अब क्लीन नोट पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कब की थी, 1999 में। इसका मेन एम क्या था, सॉइल्ड नोट्स होते हैं जो फटे पुराने वगैरह नोट्स हो गए, उनको उनके इशू का एड्रेस करना। अभी अगर आपके पास फटे पुराने नोट होते हैं, आप बैंक से चेंज करवा लेते हो, तो ये जो काम, ये जो आपको ये फैसिलिटी दी जाती है, ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर दी जाती है। इसी पॉलिसी के अंडर बैंक्स को इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि उनको कस्टमर्स को फटे पुराने नोट जो होते हैं, टॉन, कोई सॉइल्ड नोट्स हैं, म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, वो नहीं देने कस्टमर्स को। उल्टा उसको अगर आपके पास आते हैं वो आप आरबीआई के पास डिपॉजिट करोगे। क्लीन नोट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स टू द कस्टमर्स। इस यहाँ पर कीवर्ड क्या याद ध्यान रखना है आपको कि कॉइन्स भी इसमें शामिल है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं हिम डेटा पोर्टल की। सो हिम डेटा पोर्टल किसने किया है, किसने इनॉग्रेट लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया था। ये है क्या, एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस की स्कीम्स का डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा, सो दैट जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी जो डिलीवरी है उसको और एफिशिएंसी से किया जाए और लोगों को और बेटर तरीके से सर्व किया जाए। जो भी लोग हिम परियोजना प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं उनको सभी वेलफेयर स्कीम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली मिलेगी। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हिम डेटा पोर्टल है ये किसने डेवलप किया है, ये किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने। ये पोर्टल आईएसबी ने पंजाब के मोहाली में लॉन्च किया था जब गवर्नमेंट समिट हुई थी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की। तो आपने ध्यान रखने हैं पॉइंट। आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की, इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। क्या न्यूज है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में एक सक्सेस हासिल कर ली है। 8 साल पहले यूके एक ऐसा पहला देश बना था जिसने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को अप्रूव किया था। तो अब क्या है, उसमें एक सक्सेसफुल केस देखा गया है। रिसेंटली ब्रिटेन के एक फर्टिलिटी रेगुलेटर ने बोला है कि फर्स्ट बेबीज जो इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों के डीएनए को कंबाइन किया जाता है, उनका जन्म हुआ है। ये क्यों किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको रेयर जेनेटिक डिजीजेस से बचा सके। ये जो टेक्निक है इसको माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी कि एमडीटी। ये जो हेल्दी फीमेल डोनर होती है, इसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक आपके जो जेनेटिक पेरेंट्स हैं, आपके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उसमें मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर कोई ना कोई आप डिफेक्ट बोल सकते होगा। तो क्या किया जाता है, जो बायोलॉजिकल मदर होती है उनके माइटोकॉन्ड्रिया को डोनर फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया से, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस किया जाता है। उससे क्या, 3 लोगों को इन्वॉल्व करके आईवीएफ की टेक्निक यूज करके, आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको यूज करके एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है जिसको म्यूटेशन से, एक हार्मफुल प्रॉब्लम से बचाया जाता है, सो दैट जो मदर को प्रॉब्लम है वो उसके बच्चे में कैरी ऑन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश बना था जिसने ये थेरेपी को अप्रूव किया था।
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट में बेसिकली यही जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ मदर्स एग into a donor egg that has had its nuclear DNA removed so that embryo does not inherit the mitochondrial disease. इसमें क्या होगा, जो भी वमेन अगर उसको कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, डिफेक्ट है, उसको भी एक फैसिलिटी मिलेगी कि वो अपने बच्चे उसके हो सके बिल्कुल हेल्दी। तो ये क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके स्पर्म और एग को कंबाइन करेगा और जो हेल्दी एक डोनर होगा उसके एग से माइटोकॉन्ड्रिया के साथ उसको कंबाइन करेगा। इसमें 3 पेरेंट्स का जो जीन्स आप बोल सकते हो, सॉरी, इसमें 3 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। इस बच्चे में जो ये ऑफस्प्रिंग होगा, ये जो ये बेबी होगा, इसमें डीएनए होगा हर पेरेंट से, इसके साथ साथ 37 जीन्स होंगे डोनर के। ये इसी वजह से इसको 3 पेरेंट टेक्निक या 3 पेरेंट आईवीएफ भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल होता है, आप अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ते होंगे। कोई भी म्यूटेशन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दे, वो एनर्जी हंग्री या फिर जो ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके साइंस एंड टेक से आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, अगेन एक आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 12 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स को ज्वाइन करेंगे इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, जिसको इन शॉर्ट GFIN बोला जाता है। उनका फर्स्ट एवर ग्रीन वॉशिंग डेस्क प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, जो रेगुलेटर्स हैं उनको हेल्प की जाएगी मार्केट को इफेक्टिवली टैकल करने से, कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें ग्रीन वॉशिंग को टैकल किया जाए। ग्रीन वॉशिंग क्या है, आपको पता होगा कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बेचे जाते हैं, कस्टमर्स को मिसगाइड किया जाता है। तो क्या है इसमें कि ग्रीन बोल के कि हमने ग्रीन एनर्जी यूज करके प्रोडक्ट को डेवलप किया, हमने इसको नेचुरल वे से फार्मिंग की। तो ये जो चीजें हैं इसको एग्जेजरेट ना किया जाए, बढ़ा चढ़ा के ना किया जाए, मिसलीडिंग ना हो कस्टमर्स की। जो भी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस क्रीडेंशियल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट के एक्चुअल में वो लोगों को बताए जाए। आरबीआई इंश्योर करेगा कि जो कस्टमर्स और फर्म्स हैं वो प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सके उसके सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ये जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, ये पार्टिसिपेट करेगा एक वर्चुअल टैक्स प्रिंट में, जो कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के डिजिटल सैंड बॉक्स के बेसिस पर होस्ट होगी। टैक्स प्रिंट 5 जून को स्टार्ट होगी और 3 महीने के लिए चलेगी, सितंबर के एंड तक। तो आपको ध्यान रखने हैं हर पॉइंट। आगे हम बात करते हैं, केरला भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने खुद का इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसमें क्या करेगा, अपनी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ज्यादा डेमोक्रेटिक और ज्यादा सेकुलर अप्रोच होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। आगे हम बात करते हैं आलिया भट्ट की, जो कि गुची ब्रांड की फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। तो ये भी आप आपको रखना है, कई बार एग्जाम्स में फैक्चुअल जो एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फिजी और पापुआ न्यू गिनिया के हाईएस्ट ऑनर्स से कन्फर किया गया है। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये फिजी और पापुआ न्यू गिनिया में इन्होंने विजिट किया था। ये अपनी ग्लोबल लीडरशिप की वजह से इनको द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये इससे ऑनर किया गया है। ये पापुआ न्यू गिनिया में गए थे 3rd इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट को अटेंड करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई है। कहां पर, ब्रुसेल्स में। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की। एम क्या था कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है, क्लीन एनर्जी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इनमें कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। तो बेसिकली यही इसका एम है।
आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है कि जो मंकी पॉक्स है, जिसको रीनेम करके एम पॉक्स नाम रखा गया था, वो अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो एम पॉक्स है, ये पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें स्मॉल पॉक्स भी है, और जो जैसे आपके जो जिसको आप हिंदी में चेचक बोलते हो, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पे, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की एक फैमिली है, जो स्मॉल पॉक्स है वो भी पॉक्स वायरस की फैमिली से है, उसी से एम पॉक्स है। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। जूनोटिक डिजीज एनिमल से ह्यूमन में भी हो सकते हैं और ह्यूमन से एनिमल में भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें एम पॉक्स की, तो ये पहली बार 1958 में ऑब्जर्व किया गया था मंकीज में। कहां पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में, और ह्यूमन बीइंग्स में 1970s में। ये जो डिजीज थी, इसका आउटब्रेक हुआ था नाइजीरिया में 2017 में, और ये सबसे ज्यादा अब तक का भयंकर सबसे बड़ा आउटब्रेक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली सीबीआई ने नए अपने डायरेक्टर अनाउंस किए हैं, जिनका नाम है प्रवीण सूद जी। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। सो सीबीआई के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सीबीआई संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसका एम क्या है? करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंडर काम करती है, उनके सुपरिटेंडेंस के अंडर, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक रिवांस के अंडर लाइक करता है। ये आगे अगर आप देखो तो मेन जो इसका जो अथॉरिटी है वो पीएमओ में होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास होती है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्या है इसका जो मैंडेट क्या है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको याद है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे बात करते हैं संचार साथी पोर्टल की। सो रिसेंटली जो संचार साथी पोर्टल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, जो रिसेंटली न्यूज में था। ये एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके जो लोग मोबाइल यूज करते हैं, उनकी सिक्योरिटी अवेयरनेस, जो भी सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स है उसके बारे में, गवर्नमेंट के सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है उनके बारे में उनको और अवेयर करना। संचार साथी सिटीजन्स को एम्पावर करता है, उनको अलाउ करके कि वो अपने मोबाइल अपने नाम पर जितने भी मोबाइल कनेक्शन इशू हुए हैं वो जान सकें। जो अगर उनको लगता है कि मेरे नाम पर ये फेक नंबर इशू हुआ है, उसको ब्लॉक करवा सके, डिस्कनेक्ट करवा सके। अगर कोई उनका मोबाइल फोन गुम हो जाता है, उसको ट्रेस कर सके। जो भी डिवाइसेस है उनकी जेन्युइननेस को चेक कर सके जब भी वो नया या पुराना फोन खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पीआईबी से न्यूज ली गई है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च करेंगे। इसका एम क्या है? जो इकोनॉमी है उसको डीकार्बोनाइज किया जाएगा। क्या इसका मतलब है कि जो कार्बन एमिशंस है उसको कम करने की, जितनी ज्यादा कम होंगे वो कोशिश की जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को प्राइसिंग की जाएगी, यानी कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हो, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कुछ भी वो कर सकते हैं थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज ने ये ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए अनाउंसमेंट की है। आगे हम बात करते हैं सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। क्या किया जाएगा इसमें? जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको एडवांस नॉलेज दी जाएगी सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको डेवलप किया है। तो ये एक यूनिफाइड पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी देगा और मेडिकल एजुकेशन भी हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करेगा। हेल्थ प्रोफेशनल्स सभी पूरे देश से, सभी पार्ट्स से, चाहे वो सेंटर में है, चाहे वो गांव के एरिया में है, चाहे वो शहर में है,
सबकी ट्रेनिंग की जाएगी सक्षम पोर्टल के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की, ट्रिपल आर सेंटर्स की। सो ट्रिपल आर सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा पूरे देश में, नेशन वाइड में। किस कैंपेन के अंडर? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी के अंडर, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर इसका जो बोल सकते हो कि इसका मैंडेट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर। इसमें क्या किया जाएगा? सिटीजन्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा कि जो भी उनका वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक है, टॉयज है, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, सब कुछ, वो एक वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर वो जाकर उसको सबमिट कर सकेंगे। वो सेंटर आगे उसको रिसाइकल करेगा। तो इसमें सिटीजन्स की एम्पावरमेंट होगी टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल द वेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स को डेवलप करना है कि आप वेस्ट को कम से कम करो। जो 3R है, 3R क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये बैकबोन बनाता है वेस्ट टू वेल्थ का, और ये इसने बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को, रिसाइकलर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, सभी को एम्पावर किया है टू रिसाइकल वेस्ट इनटू द होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो कैंपेन है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को होता है तब ये स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं चाइना की। आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर आ जाएगी बाय द मिड ऑफ 2023, और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया बन जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है टू बिल्ड द न्यू एरा मैरिज। उसमें क्या होगा? चाइल्ड बियरिंग कल्चर एक डिफरेंट टाइप का अडॉप्ट किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल ये 20 सिटीज के अराउंड इसमें लॉन्च किया जाएगा। इसमें कंट्री की जो बर्थ रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन कम हो रही है, उसको बूस्ट करेगा। तो एक फ्रेंडली चाइल्ड बियरिंग एनवायरनमेंट को फोस्टर किया जाएगा। चाइना की फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी टू एनकरेज वुमेन टू मैरी, की शादी करो और उसके बाद टू हैव द चिल्ड्रन। आगे हम बात करते हैं। सो मेघालय की मेट्रीलिनियन कम्युनिटीज हैं, जो खासी है, गारोज है, जयंतियाज हैं, ये न्यूज में थी। क्यों? आपको पता होगा मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? जो अपने मदर का सरनेम यूज करती हैं, जिनकी लीनिएज मदर की साइड से चलती है। अगर आप पेट्रियार्की की बात करें, उसमें क्या होता है कि हम अपने फादर की लीनिएज से पहचाने जाते हैं, हम अपने फादर का सरनेम यूज करते हैं। लेकिन मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज में मदर का सरनेम यूज किया जाता है। तो वहां पर ट्राइबल काउंसिल ने एक ऑर्डर किया है कि किसी भी खासी के ऐसे इंसान को जिसने अपने फादर का सरनेम अडॉप्ट किया है, उसको कोई भी जो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है वो इशू ना किया जाए। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। आपको ध्यान रखना है कि ये खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये किसके अंडर बनती है? 6th शेड्यूल के अंडर, जिसके अंडर हम असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के कुछ स्पेसिफिक जो आप बोल सकते हो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ डील करते हैं। इसमें क्या होगा? सभी गांव के हेडमैन को डायरेक्ट किया गया है, अर्बन लोकेलिटीज को, कि खासी डोमेन के वो लोग जिन्होंने अपने फादर का सरनेम यूज किया है, उनको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट ना इशू किया जाए। आगे हम बात करते हैं। इसरो ने रिसेंटली NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है कि वो 29 मई को लॉन्च करेगा। तो NVS-01 है क्या? ये फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है। सेकंड जनरेशन सैटेलाइट की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्या होगा? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविक सीरीज से नेविगेशन की जाएगी। नाविक क्या है? इंडिया का खुद का एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है जिसको नेविगेशन के लिए यूज करते हो। जैसे आप जीपीएस यूज करते हो, जीपीएस यूएसए का है, वैसे ही इंडिया का क्या है? नाविक। तो नाविक क्या है? ये एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट है जिसको नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। नाविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट ये सस्टेन करेंगे और नाविक को ऑगमेंट करेंगे और इनहांस्ड फीचर्स इसमें यूज किए जाएंगे। इसमें L1 बैंड सिग्नल्स इनकॉर्पोरेट की जाएंगे सर्विसेज को और बढ़ावा देने के लिए और इनहांस करने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम
एक इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक भी इसमें फ्लो करेगा NVS 01 में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जब भी 29 मई को ये लॉन्च होगा, हम इसके बारे में और डिटेल्स जो भी अगर न्यूज में होंगी तो हम और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इनॉग्रेट किया है दिल्ली के प्रगति मैदान में। उन्होंने बहुत सारे की इनिशिएटिव्स भी अनवील किए हैं, जैसे कि मैस्कॉट हो गया, ग्राफिक नॉवल हो गया जिसका क्या टाइटल है अ डे एट द म्यूजियम, एक पॉकेट मैप हो गया कर्तव्य पाथ का, म्यूजियम कार्ड्स हो गए। तो ये सभी चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ पर किया है ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन तरुणा की। आपको ऑपरेशंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। इंडिया ने ऑपरेशन तरुणा लॉन्च किया है म्यांमार की हेल्प के लिए। आपको पता होगा, हमने MCQs में डिस्कस किया था कि साइक्लोन मोका या साइक्लोन मोचा बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। ये म्यांमार में वहां पर ट्रेवल किया है, वहां पर काफी नुकसान भी हुआ है इसकी वजह से। तो ऑपरेशन करुणा के अंडर इंडिया ने म्यांमार को हेल्प भेजी है। आपके लिए क्वेश्चन है कि साइक्लोन मोचा को नाम कौन से देश ने दिया था? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे हम बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन है जिसमें टेररिस्ट को, गैंगस्टर्स को और ड्रग स्मगलर्स को टारगेट किया जा रहा है, रेड्स की जा रही हैं। तीनों टाइप के जो एजेंसीज हैं, लोग हैं, उनको इसमें अरेस्ट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कांगड़ा टी की, जिसको 2005 में ऑलरेडी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ था। अब उसको EU के साथ रजिस्टर करवाया है। जो कांगड़ा टी है ये अपनी बहुत ही यूनिक, एक अलग टाइप की खुशबू अरोमा के लिए पहचानी जाती है, जानी जाती है। इसमें एक बहुत ही यूनिक डिफरेंट फ्रूटी फ्लेवर भी होता है। इससे क्या होगा, जो EU इसमें रजिस्ट्रेशन हुई है, इसको और भी पहचान मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे, और भी इसको पहचान मिलेगी, और भी इनकरेज किया जाएगा, और भी प्रमोट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, नासा ने रिसेंटली एक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है। ये सेकंड सुपर प्रेशर बैलून है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। नासा US की स्पेस एजेंसी है। ये किसके अंडर किया है इन्होंने? अपने साइंटिफिक बलून प्रोग्राम में। एयरवेज नाम है इसका, जो कि न्यूजीलैंड का एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने नासा के साथ काम किया है बलून लॉन्च करने के लिए। जो कि जब फ्लाइट में होता है तो ये प्रॉपर इसका ओपन हो जाता है। इसकी कितने क्यूबिक मीटर, 5,32,000 क्यूबिक मीटर तक इसकी इन्फ्लेशन होती है, और ये साइंटिफिक पेलोड को कैरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए पुश कर रही है, क्योंकि जो लंपी स्किन है कैटल्स में, इसके और फिर से दोबारा से केसेस इसके दिख रहे हैं। आपको अगर याद होगा, हमने सितंबर में लंपी डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटल्स में ऐसे निशान हो जाते हैं उनकी स्किन पर। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखो, आप कैटल्स को देख सकते हो ऐसे निशान से। अगर उनपे ऐसे, उनकी स्किन पे ऐसे निशान है, दैट मीन उनको लंपी है। तो LSG क्या है? ये एक इन्फेक्शन है कैटल्स में या वाटर बफलोस में, जो कि होती है पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस से, जिसको शॉर्ट में LSDV बोला जाता है। ये सबसे पहले 1929 में जाम्बिया नाम की जगह पर, वहां पर देखा गया था। ये केटल्स में स्प्रेड होती है मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस, इनके थ्रू। जो मच्छर है, मक्खियां हैं, लाइस है, इनके थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से, जब वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। इस डिजीज से केटल्स में फीवर होता है, उनकी स्किन पे नोड्यूल्स हो जाते हैं ऐसे, और ये बहुत ही खतरनाक होती है। आगे बात करते हैं। गुजरात काम कर रहा है टू बिकम इंडियाज ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो जो भी हाइड्रोजन को नॉन फॉसिल सोर्सेज से, रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। इसकी हेल्प से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? टू डीकार्बनाइज द एनर्जी इंसेंटिव एनर्जी इंडस्ट्रीज, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, स्टील, केमिकल। तो वहां पर क्या होगा कि डीकार्बनाइज, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन एमिशंस है, उनको कम करने की इसमें एम किया जाएगा। गुजरात का एम है कि वो 2035 तक 8 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करेगा।
इसके अगर ये होता है तो बहुत ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट हो सकता है। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्टेप है, ये इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंडर उसी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने आईएनडीसी के अंडर टारगेट रखा हुआ है ऑफ बिकमिंग नेट जीरो एमिशन कंट्री बाय द ईयर ऑफ 2070। कंट्री का इसमें एम ये भी है कि जो कार्बन इमिशंस हैं वो 45% तक कम करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2030 बाय सोर्सिंग 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन नहीं करते। कोई भी कंपनी अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में सेट करने की इंटेंशन रखती है तो उसका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में, ये इनकी कंडीशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ स्टेट एक जो गुजरात है एक नई पॉलिसी भी फ्रेम कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि जो इसको ग्रीन एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर का स्टेटस देगा। तो ये चीज पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ने ओथ ली है और इससे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 34 वो कंप्लीट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 वो कंप्लीट हो गई है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथ, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ओथ ली है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको ओथ होती है शपथ। कौन शपथ दिलाता है? ये ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। तो आपको ये ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। आगे हम बात करते हैं, यूजीसी ने रिसेंटली एक नई वेबसाइट जिसका नाम है उत्साह और एक पोर्टल पॉप नाम का पोर्टल, ये दोनों चीजें लॉन्च की हैं। जो नए पोर्टल है उत्साह, इसका क्या, और जो पॉप है, पॉप की क्या फुल फॉर्म है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। एंड जो उत्साह है इसकी क्या फुल फॉर्म है? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। एम क्या है? प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस, कोलैबोरेशन विद इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। इसके साथ जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ अलाइनमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने गोल्स रखे थे उसको अचीव किया जा सके। तो ये जो पोर्टल है ये डिटेल इंफॉर्मेशन देगा यूजीसी के इनिशिएटिव्स के बारे में, जो कि हायर एजुकेशन में क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स ला सकेंगे। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम 41 की। सो कैल्शियम 41 एक नई टेक्निक के लिए यूज करने के लिए इस न्यूज में है। कैल्शियम 41 का यूज बोल रहे हैं अभी न्यूज में है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए यूज होगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग या क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई फॉसिल फ्यूल आपको फॉसिल प्रोडक्ट मिला है, तो आपको उसका एज नहीं पता कि ये कब से कब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, तो उसकी डेट्स देखने के लिए, उसकी लाइफ देखने के लिए यूज किया जाता है। अभी करंटली कार्बन 14 की यूज किया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग। इसके साथ इश्यू क्या है कि जो 50,000 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एज है हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे। इसी वजह से कैल्शियम 41 की सजेशन अभी चल रही है साइंटिस्ट में, जिसकी हाफ लाइफ है 99,400 ईयर्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कार्बन 14 है जो करंटली यूज होता है, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 5700 ईयर्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसकी हम डिटेल देखते हैं। सो कार्बन डेटिंग एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिसको ऑर्गेनिक मटेरियल की एज डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि कब वो लिविंग थे। इस मेथड के बेस्ड एक रेडियो एक्टिव डिके, जो इस मेथड में रेडियो एक्टिव डिके पर बेस्ड काम किया जाता है कार्बन 14 में, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन 14 का एटॉमिक मास कितना है? 14, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। काम क्या होता है, कैसे काम करता है? ये काम करता है C12 और C14 के रेशियो को मेजर करके एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी को मेजर करता है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो भी जो एनिमल हैं, जो प्लांट्स हैं जो कार्बन अक्वायर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, जब फूड कंज्यूम करते हैं,
उस टाइम में जो भी कंज्यूम करता है कार्बन उसकी एज डिटरमाइन की जाती है C12 और C14 यूज करके। हाफ लाइफ कंसेप्ट क्या है? कार्बन 14 का एट प्रेजेंट अगर आप देखो 5730 प्लस माइनस 40 एग्जैक्ट, आप अगर ये देखो इतना इसका हाफ लाइफ है। जितनी ये हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि जो रेडियो आइसोटॉप है किसी भी टाइम पे जो प्रेजेंट हुआ वो स्पॉन्टेनियस होता है, सडन सडन डिसइंटीग्रेशन हुई पिछले इतने सालों में 5730 सालों में उसकी जो डिसइंटीग्रेशन हुई, हाफ द अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटॉप अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसकी एज ऐसे डिटरमाइन की जाती है। जो कार्बन 14 है इसका जो डिके रेट है वो कांस्टेंट है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अभी किसकी बात हो रही है? कैल्शियम 41 की। आगे हम बात करते हैं 75-25 इनिशिएटिव। सो 75-25 इनिशिएटिव क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 75-25 इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें 75 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग होती है फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए, स्टैंडर्ड केयर पे बाय द ईयर ऑफ 2025। तो जो 25 है ये ईयर है, 75 है लोगों की काउंटिंग नंबर। ये जो प्रोग्राम है इसमें टारगेट है कि 75 मिलियन इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग की जाए। गवर्नमेंट ने ये एक सशक्त पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें वो 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे सो दैट वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में पीस एंड नॉन वायलेंस सेल्स इनॉग्रेट किए हैं राजस्थान की चीफ मिनिस्टर ने। राजस्थान एक ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर लास्ट ईयर पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट इनॉग्रेट किया गया था। ये इसकी इंस्पिरेशन है महात्मा गांधी जी की लाइफ से, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा एंड पीस शांति, ये दो प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था हमारी आजादी के लड़ाई के टाइम पे। उन्हीं की जिंदगी से इसको इंस्पिरेशन लेते हुए ये जो डिपार्टमेंट था लॉन्च किया गया था। अब इसके अंडर पीस एंड नॉन वायलेंस सेल इनॉग्रेट किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जहां पर पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट है, तो आंसर इज राजस्थान। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस की। सो भोपाल पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को मेजर किया है। जो एसडीजीज हैं जिनका टारगेट है 2030, उनकी एडॉप्शन, उनकी लोकलाइजेशन, उनकी प्रोग्रेस, हर चीज को इसमें मेजर किया गया है। भोपाल में अब वॉलंटरी लोकल रिव्यूज VLR होंगे जो इसी पे काम करेंगे लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी में, और जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है उसको अचीव करने के टुवर्ड्स काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, WHO ने बोला है कि शुगर के बाद अब आपको सॉल्ट को भी रेगुलेट करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन सा ऐसा देश है जिस जो नंबर 1 पे है जिसने सॉल्ट कंजप्शन अपने लोगों में, अपनी आबादी में कम किया है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। WHO ने बोला है कि अभी भी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे मैंडेटरी लिखा नहीं जाता कि इस प्रोडक्ट में इतना नमक है। जैसे आप चिप्स खाते हो, पैकेज फूड कोई भी लेके आते हो, वहां पर सोडियम लिख देते हैं, जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सोडियम नमक के साथ, नमक उसमें इतना ज्यादा है। स्पेशली जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, बीपी हो गया, या जिनको जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए तो स्पेशली ये चीज मना की गई है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लेबलिंग है सोडियम की वो इंडिया में मैंडेटरी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है स्टेटमेंट फॉर्म्स में, तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की। सो गवर्नमेंट चाहती है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ई कॉमर्स मार्केट का उसको चेंज करें विद द हेल्प ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होगा, अभी वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है जिसको ओपन नेटवर्क मॉडल की उससे कन्वर्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट का मानना है कि जो ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये जो ई कॉमर्स की डोमिनेशन है उसको खत्म कर देगी। इसमें क्या होगा, एक एफिशिएंट मार्केट प्लेस बनाया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की सेल के लिए। होगा क्या, जैसे अभी आप यूपीआई का यूज करके पेमेंट करते हो, इसमें मैटर नहीं करता कि आपका जो बैंक का अकाउंट है कौन से बैंक में है, वैसे ही
ई कॉमर्स में भी ऐसे ही होगा। सपोज अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अमेजोन पे है, तो आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए अलग अकाउंट नहीं बनाना है। आप उसी अकाउंट के जरिए फ्लिपकार्ट से किसी भी और ई कॉमर्स से शॉपिंग कर सकते हो। तो बेसिकली इसका एम, इसका मैंडेट आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं आईसीईटी की। सो आईसीईटी क्या है? इट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो जिसके अंडर इंडिया एंड यूएस काम करेंगे। इंडिया एंड यूएस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर काम करेंगे, जेट इंजन को को प्रोड्यूस करेंगे आईसीईटी के अंडर। इसमें क्या होगा कि दोनों कंट्रीज पार्टनरशिप करके इस इकोसिस्टम में बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस के लिए काम करेंगे। कुछ हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एक्सपेक्ट किए जाएंगे इसके अंडर। ये जो दोनों कंट्रीज हैं, ये अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन करेंगी और इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वाड समिट की। हमने कुछ दिन पहले वेस्ट के क्वाड समिट की बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि क्वाड समिट एक और भी है। तो ये फर्स्ट वाला क्वाड समिट है, जिसकी जो मीटिंग है 2024 में इंडिया में होगी। 23 में कहाँ पर हुई है? जापान में। जो 2023 की मीटिंग थी, पहले ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल थी, लेकिन वो जापान में हुई है। क्वाड की क्या फुल फॉर्म? क्वाड में क्या है? 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको क्वाड बोला जाता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी काम किया जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली 3rd फिपिक समिट में वो गए थे। फिपिक की बात करें अगर, फिपिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया ने लॉन्च किया था। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जो कि 2014 में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसमें इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। कौन कौन सी? कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शलैंड आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, पालुआ, पापुआ न्यू गिनिया, टोंगा, तुवालू, वानुआटू। ये सभी आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं और ये इसके पार्ट है। इसको लार्ज ओशन स्टेट्स बोला गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने फिपी के समिट में लार्ज ओशन स्टेट्स किसके लिए यूज किया है, किसको संबोधन करते हुए लार्ज ओशन स्टेट्स बोला गया है? तो इसका ओपनिंग सेशन हुआ था, उसी में मोदी जी ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की भी बात की है। कहाँ पर हुआ है ये? पोर्ट मॉस्बी में। यहाँ पर उन्होंने इंडिया की कमिटमेंट को फोकस किया है कि वो डेवलपमेंट गोल्स के लिए मेंबर कंट्रीज में असिस्ट करेगा। तो इसमें क्लाइमेट चेंज, नेचुरल कैलामिटीज, पॉवर्टी, फेमाइन, ये चीजें तो है ही है, लेकिन अब इसमें सप्लाई चेन ऑफ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फार्मा, ये चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं परख की। सो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग की थी, जिसमें 60 स्कूल बोर्ड को एक साथ यूनिफाई किया गया था परख के बेसिस पर। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल लेवल वर्कशॉप, जिसमें 60 स्कूल के बोर्ड्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया गया एक अम्ब्रेला के अंडर। परख की क्या फुल फॉर्म है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट कंडक्ट करना, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे होते हैं या स्टेट अचीवमेंट सर्वे होते हैं। मैंडेट क्या है? टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग द स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके एक स्टेट का बोर्ड होगा, एक सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा सो दैट वो एक साथ काम कर सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। आगे बात करते हैं हेनकीज एनुअल मिजरी इंडेक्स की, जो कि रिसेंटली 2022 के लिए रिलीज हुआ, जिसमें जो रैंकिंग है वो वर्स्ट टू बेस्ट होती है, यानी कि जो 1 नंबर पर है वो बुरा है, वो वर्स्ट है।
एक नंबर पर है जिम्बाब्वे, बहुत बुरी पोजीशन है इसकी, इसका इंडेक्स है 414.7, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से इतनी बुरी हालत है। इंडिया की बात करें, इंडिया की रैंकिंग 104, 22.58 इसका मिजरी इंडेक्स है, और मेन कंट्रीब्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघोल के बारे में। तो आपको पता होगा कि अभी पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग के बारे में काफी न्यूज में चल रहा है, काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। तो वहां पर एक स्कल्पचर है जिसको संघोल के नाम से जाना जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो संघोल के बारे में कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो संघोल है इसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर इसकी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुल की है, जो नंदी की यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। अगर हम बात करें इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दी है मीडिया में कि जो संघोल का को हैंड ओवर करने का रिचुअल है, ये चोला डायनेस्टी से चल रहा है। तो ये एक रिचुअल था कि हम जब पावर ट्रांसफर करते थे, जब ब्रिटिश ने भारत को आजादी दी थी, तो एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ये संघोल था जो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हैंड ओवर किया था। तो जो ये रिचुअल है, ये जो रिवाज है ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ दिस कैप्चर, जो कि मैथ हेड बनाते थे तमिलनाडु में, जिनको यहाँ पर लिखा हुआ है तमिल में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो पहले प्रधानमंत्री जी को दिया था। तो एक्चुअल में सिंबलाइजेशन सिग्निफिकेंस क्या था कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ब्रिटिश टू इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कि इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को बोला था कि अगर आपकी कंट्री में कोई भी प्रोसीजर है, कोई सिंबल है जो कि ये सिग्निफाई कर सके कि हमने आपको ट्रांसफर ऑफ पावर, आपको जो पावर ट्रांसफर कर दी है, तो वो आप हमें बता दीजिए। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सी राजागोपालाचार्य जी से कंसल्ट किया, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। और अगर आप बात करो इन जनरल, तो वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बोला था कि जो ये तिरुवंतथुराई अधीरनम है, इस ये प्रिपेयर करते हैं स्केप्चर, और उन्होंने ये स्केप्चर को स्पेशली दिल्ली से तक पहुंचाया था। और फिर उन्होंने ये उनको गांधी जी को उनको पंडित नेहरू जी को बोला था कि आप इसको एज ए ट्रांसफर ऑफ पावर यूज करो। तो एक डेलीगेशन भेजी गई थी, श्री अम्बलवन स्वामीगल, जो कि हेड ऑफ द अधिनम है, उन्होंने इस कैप्चर नेहरू जी को दिया। और कुछ हाइम्स मतलब श्लोक की रिसाइटन की गई, कुछ श्लोक बोले गए। कहाँ से? थिवरम नाम के एक बुक से, या एक आप बोल सकते हो लिटरेचर से। लेकिन इसका जो सबूत है गवर्नमेंट का, ये क्लेम करते हुए कि ये स्केप्चर लीडर्स ट्रीट करते हैं और गवर्नमेंट एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफर यूज करती है, तो यही एविडेंस दिया जाता है। और जो ये इसका अगर हिस्टोरिकल आप हिस्टोरिकल ट्रेस करो कि कहाँ से है, तो ये एक रिलीजियस बॉडी तमिलनाडु की, उनकी जो सपोर्ट पंजाब डिस्ट्रिक्ट की एक रिलीजियस बॉडी थी, उनकी बोला जा रहा है ये परंपरा थी संघोल को क्राफ्ट करने की। और वैसे ये किसकी वो थी? चोला डायनेस्टी की। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चोला डायनेस्टी से इंस्पायर्ड है, सी राजागोपालाचार्य ने नेहरू जी को सजेशन दिया था कि आप इसको यूज करो। तो नेहरू जी ने इसको एज ए ट्रांसफर ऑफ पावर यूज किया था। उस टाइम पे कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये 5 फीट लॉन्ग है, 5 फीट इसकी लेंथ है। और इसमें नंदी की, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नंदी की पिक्चर है कि डिवाइन बुल है, जिसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्याय और एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस यूज किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जब ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए गए थे G7 मीटिंग के टाइम पे,
तब उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का बस्ट भी अनवील किया है। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का बस्ट रिसेंटली कहाँ पर अनवील किया गया, तो हिरोशिमा में, जो कि जापान में है। और ये वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर अटैक साइट थी, जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर अटैक हुआ था। आगे हम बात करते हैं मेरी लाइफ ऐप के बारे में। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ, जिसको माई लाइफ बोलते हैं, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ये जो ऐप है ये लाइफ के कंसेप्ट से इंस्पायर है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 में अनाउंस किया था। इसमें लोगों की, सिटीजन्स की पावर को शोकेस किया जाएगा, स्पेशली यंग लोगों की, कि वो कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकेंगे। मिशन लाइफ की क्या फुल फॉर्म थी? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो कि 2022 में COP26 में लॉन्च किया गया था। आगे हम बात करते हैं, नेपाल में 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। जो 2080 का दशक होगा विक्रम सावंत का, इसको द विजिट नेपाल डिकेड की तरह मार्क किया जाएगा। और 2025 को स्पेशल ईयर फॉर टूरिज्म, ये नेपाल के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वहां पर समर माथा एक स्पेशल ऑनर दिया जाएगा उन फॉरेन नेशनल्स को जो कि नेपाल के कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम की। इंडिया एंड बांग्लादेश, जो ये हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इन दोनों ने मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंडर फर्स्ट ग्रुप ऑफ 10 स्टार्टअप कंपनीज, 10 स्टार्टअप कंपनीज ने वो वापस गई हैं ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जिन्होंने 5 दिन की सक्सेसफुल विजिट इंडिया में कंप्लीट कर ली है। तो इसमें क्या होगा, बांग्लादेश से 50 स्टार्टअप और इंडिया से 50 स्टार्टअप, ये दोनों विजिट्स को एक्सचेंज करेंगे। यानी कि इंडिया के स्टार्टअप बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश के स्टार्टअप इंडिया में आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया। तो इंडिया एंड बांग्लादेश। आगे हम बात करते हैं गूगल पे, जो आप यूपीआई पेमेंट्स के लिए ऐप यूज करते हो, उन्होंने रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जो गूगल पे यूजर्स हैं इंडिया में, वो अब यूपीआई पेमेंट्स को रुपे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। गूगल पे ने एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेट किया है। एनपीसीआई की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड को के लिए सपोर्ट किया यूपीआई पे। इसके साथ अब क्या होगा कि जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अपना रुपे क्रेडिट कार्ड को गूगल पे के साथ लिंक करेंगे और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स होते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स को रुपे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकेंगे अगर वो मर्चेंट रुपे क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है। अब ये रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स किस किस बैंक्स को अवेलेबल है फॉर अभी करंटली? एक्सिस बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, कैनरा बैंक को, HDFC बैंक को, इंडियन बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को, PNB को और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। आगे हम बात करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में विजिट में गए थे जी। यहाँ पर अभी मीटिंग थी इंडो पैसिफिक कंट्रीज की। तो सिडनी में एक पार्क है, हैरिस पार्क, उसको उनकी प्रेजेंस में रीनेम किया गया है और उसका नाम अब रखा गया है लिटिल इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हैरिस पार्क कौन से देश में है। तो इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया और उसका नाम अभी क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो हैरिस पार्क है वहां पर बहुत लार्ज नंबर पर इंडियन कम्युनिटी रहती है और ये एक यूनिक डेस्टिनेशन बनाया गया है इंडियन क्यूजीन्स के लिए और इंडियन ओन्ड बिजनेसेस के लिए। आगे हम बात करते हैं नासा का आर्टेमिस 5, जो कि एक लूनर लैंडर है जो कि मून पे जाएगा 2029 में। उसके लिए नासा ने ब्लू ओरिजिन, जो कि जेफ बेजोस का है, जेफ बेजोस जो अमेजोन के CEO हैं, उनका ब्लू ओरिजिन है, जो कि लूनर लैंडर बनाएगा आर्टेमिस 5 मिशन के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्टेमिस मिशन कहां पर जाएगा? आर्टेमिस 5 ये जाएगा मून के साउथ पोल में 2029 में। ब्लू ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट है नासा को
सेकंड राइड मून पे प्रोवाइड करेगा। पहले 1972 में आर्टेमिस जो गया था। तो आपको ध्यान रखने हैं ये पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्पेशली पूछ लिया जाता है आर्टेमिस 5 कब जाएगा, 2029 में। कौन इसके लिए कर रहा है काम, नासा। और इसके लिए किसको अप्रूवल मिला है लूनर लैंडर के लिए, ब्लू ओरिजिन को, जो कि जेफ बेजोस का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का लोन अप्रूवल किया है जूनोटिक डिजीजेस के लिए। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है? इन्फेक्शन, एक ऐसी इन्फेक्शन जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकती है और ह्यूमन बींग्स से एनिमल्स में ट्रांसमिट हो सकती है, उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन इंडिया को दिया है जूनोटिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। और जो भी जूनोटिक डिजीज है उनकी ट्रांसबाउंड्री अपने हमारे देश में इन्फेक्शन से काम करने के लिए, कि जो इसके रिलेटेड आउटब्रेक्स होते हैं एनिमल्स में, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसमें डिजीज सर्विलियंस होगी, वेटरनरी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई ड्रोन इनिशिएटिव की। आई ड्रोन इनिशिएटिव आईसीएमआर का, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी। इसमें क्या है, एक ट्रायल रन किया गया है। ट्रायल रन में क्या है, ड्रोन की हेल्प से एक ब्लड बैग डिलीवर किया गया है न्यू दिल्ली में। तो एक आप बोल सकते हो ट्रायल लिया गया। ये जो प्रोजेक्ट आई ड्रोन है, ये आईसीएमआर का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट है। इसमें क्या किया जाएगा कि ड्रोन की हेल्प से कोई वैक्सीन है, इमरजेंसी में कोई मेडिकल सप्लाई करनी है, वो की जाएगी। ये स्पेशली ऐसे जोग्राफिकल टेरेन्स में जो बहुत डिफिकल्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन्स हैं कि कई बार टाइम पे मेडिकल हेल्प ना पहुंचने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन्हीं केसेस को इंप्रूव करने के लिए, बचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें लैंड, आइलैंड, फुट हिल, अक्रॉस द हिल, सभी जो टेरेन्स हैं उनको कवर किया जाएगा। जहां पर भी कोई डिफिकल्टी फेस होती है, वहां पर ड्रोन की हेल्प से मेडिकल हेल्प को पहुंचाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका है, आईसीएमआर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेटीएम मनी ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग एक लॉन्च किया है। तो पेटीएम मनी ने मोस्ट एडवांस्ड बॉन्ड प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जिसका नाम है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। जो इन्वेस्टर्स हैं वो 3 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री ऑन पेटीएम मनी बॉन्ड्स। इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इंफॉर्मेशन कूपन्स के जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कूपन वर्सेस यील्ड हो गई, क्लीन प्राइस वर्सेस रिलेटिव प्राइस हो गया, कूपन फ्रीक्वेंसी हो गई, कूपन रिकॉर्ड डेट्स हो गया, ये सभी एक ही डैशबोर्ड पे उनको मिलेगी। तो बस आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने या कौन से ये पेमेंट प्लेटफॉर्म ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, और ये कि कौन कौन से बॉन्ड्स पर उसमें फैसिलिटी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं 100 डेज 100 पेज की। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल 100 डेज 100 पेज कैंपेन अनाउंस किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जिन डिपॉजिट को कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, तो देश के हर डिस्ट्रिक्ट में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रेस किया जाएगा और सेटल किया जाएगा। इस कैंपेन के अंडर बैंक्स ट्रेस करेंगे टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट हर डिस्ट्रिक्ट में और उनको सेटल करेंगे। ये 1 जून 2023 से स्टार्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है 100 डेज 100 पेज किसका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एसएएफ की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। इसमें क्या होगा, तो एसएएफ क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है जिसका यूज करके हम पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, हम एविएशन सेक्टर को डीकार्बनाइज कर सकते हैं, कार्बन एमिशंस कम कर सकते हैं। तो हमारे देश का पहला कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट है जिसको इंडिजीनियसली, यानी कि भारत में ही प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज करके
वहां पर मई 19 को एक फ्लाइट की गई थी। ये फ्लाइट किस एयर 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 कैरियर की थी? एयर एशिया फ्लाइट की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एयर एशिया कंपनी ने ये टेस्ट किया है। ये फ्लाइट पुणे टू दिल्ली गई थी, जो कि एसएएफ ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल के द्वारा इसकी पावर थी। सप्लाई किसने किया था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, एक प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप करके। जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, हम ऑलरेडी कन्वेंशनल फ्यूल्स यूज करते हैं, वो क्या है, उनके कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है। तो जो ये एसएएफ है, एसएएफ क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस किया गया, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री रेजिड्यू हो गया। तो इसका पोटेंशियल है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काफी कम कर सकता है, अप टू 80% कम कर सकता है कंपेयर टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो न्यूज है। ऐसी चीजें ना आप अपने एसेज में, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में, वहां पे भी एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हो। हमेशा ऐसे एग्जांपल से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही फेच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक क्लिनिक्स की। सो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने, AIBEA, प्लान कर रहा है एक ऑनलाइन बैंक क्लिनिक सेटअप करने की। इसकी हेल्प से बैंक के कस्टमर्स को असिस्टेंस दी जाएगी ग्रीवांस रिड्रेस की। ग्रीवांस रिड्रेस क्या है? सपोज आपने कोई कंप्लेंट फाइल की, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, काफी जैसे आप उसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल में ये बैंक क्लिनिक्स हेल्प करेंगे। इसके फीचर्स क्या होंगे? एक तो कस्टमर्स को उनकी कंप्लेंट्स के साथ असिस्ट करेंगे, बैंक्स को फीडबैक देंगे उन एरियाज में जहां पर सर्विस की डेफिशिएंसीज बैंक्स फेस करते हैं। बैंक्स को असिस्टेंस मिलेगी उनकी सर्विसेज इंप्रूव करने में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर वो अपने जो कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। इससे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होगी। तो अपने ध्यान रखना है कि बैंक क्लिनिक किसने किए हैं? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके फीचर्स भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं आईएनएस वागशीर की। आईएनएस क्या है? इंडियन नेवल शिप वागशीर। अगर आपको न्यूज की थोड़ी बहुत भी आप नॉलेज रखते हो या आप फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हमने ऑर्डर की थी प्रोजेक्ट 75 के अंडर, जिसमें इंडियन नेवी को 6 आईएनएस मिलनी थी कलवरी क्लास की। वो जो प्रोजेक्ट 75 है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंडर एक फ्रेंच फर्म थी, उसके अंडर ये काम चल रहा था। क्या नाम था उसका? DCNS। और इसको मैन्युफैक्चर कर रही थी मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई की। तो ये जो कलवरी क्लास है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन थे, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर बेस्ड थे। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए थे, फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने डिजाइन किए थे। तो उसमें जो 6 आईएनएस मिलनी थी, उसमें लास्ट 6th जो आईएनएस थी, जिसका नाम है वागशीर, वो रिसेंटली उसने सी का अपना ट्रायल कंप्लीट किया है। अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम सैंड फिश पर पड़ा था, एक बहुत ही डेडली डीप सी प्रीडेटर है इंडियन ओशियन का, तो उसी पर इसका नाम रखा गया था। अगर आपको पता है जो पहले 5 हैं उनके क्या नाम है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको नहीं भी पता तो भी कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में उसके जो रिप्लाई है वो करूंगी कि पांचों के जो नाम है वो कौन कौन से हैं। आगे हम बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज की। तो सबसे पहले है कामी रीटा शेरपा, जो कि नेपाल के 53 ईयर ओल्ड माउंटेन गाइड हैं। इनकी 53 ईयर्स की एज है, जिन्होंने रिसेंटली गाइड किया है माउंट एवरेस्ट को स्केल करने में, और 27th टाइम इन्होंने ये किया, रिकॉर्ड बनाया है। खुद का ही पहले का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ एसेंट्स को वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर। तो जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी कितनी हाइट है? 8848.86 मीटर। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ये ईस्टर्न नेपाल के रेजिडेंट हैं, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में 13 मई 1994 को ये वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के अलावा भी
इन्होंने काफी माउंटेन पीक्स पर सक्सेस कनकर हासिल किया है, जैसे कि माउंट केटू हो गया, माउंट चो ओ हो गया, माउंट लोहत्से हो गया, माउंट मनालसू हो गया। तो आपको ये याद रखना है, क्या नाम है इनका, कामी रीटा शेरपा, नेपाल से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं आयुष्मान खुराना की, जो कि इंडियन सिनेमा के एक्टर हैं। तो आयुष्मान खुराना ने इंडियन टीम को ये ज्वाइन करेंगे एज एम्बेसिडर्स फॉर स्पेशल ओलंपिक जर्नी। कहाँ पर जाएगी ये टीम? बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में। तो बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना, ये इनको सिलेक्ट किया गया है टू सपोर्ट द इंडियन कंटिजेंट, जो कि अपकमिंग स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी फॉर इंडिविजुअल्स जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं जिनमें। तो ये जर्मनी के बर्लिन में होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जुन राम मेघवाल की, जो अभी नए यूनियन लॉ मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को रिप्लेस किया है। तो ये कैबिनेट रीशफल हुआ है। इसमें अर्जुन राम मेघवाल अभी नए यूनियन लॉ मिनिस्टर बने हैं। जो किरण रिजिजू हैं, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को जो है वो हैंड ओवर की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू हरियाणा एक्साइज पॉलिसी की। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी एक अनाउंस की है, जिसके अंडर जो हर लिकर की बोतल है, जो अल्कोहल की बोतल है, उसमें 5 रुपए काउ सेस लगाया जाएगा। तो ये जो 5 रुपए काउ सेस लगाया जाएगा, इसके काउस के लिए, गाय के लिए वेलफेयर के लिए फंड जनरेट किया जाएगा। और ये क्या करेगा, जो गौशालाज होती हैं उनको गोबरधन स्कीम के साथ लिंक करके जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो बनाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अपने ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट ने ऐसा कुछ काम किया है। आगे हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की। सबसे पहले है वाराणसी। वाराणसी यूपी में है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये पहला एयरपोर्ट बना है भारत में जिसमें फ्री रीडिंग लाउंज बनेगा। बहुत मल्टीपल बुक्स रखी जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जिसमें लिटरेचर, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सब कवर होगा। और ये जो लाउंज है, ये नेशनल बुक ट्रस्ट की असिस्टेंस से स्टैब्लिश किया जाएगा। आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड 2022। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि जिसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, इसने 4th नेशनल वाटर अवार्ड अनाउंस किए हैं 2022 में, जिसमें टॉप अवार्ड मिला है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में चंडीगढ़ में। एम क्या है? सभी स्टेक होल्डर्स को एनकरेज करना टू अडॉप्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जैसे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आप सेव करते हो। हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे नई बिल्डिंग्स में क्या है, टेरेस में एक पाइप्स लगाई जाती हैं, एक सेटअप किया जाता है कि जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली अर्थ में चला जाए और रिस्टोर हो ग्राउंड वाटर लेवल। तो इसी की हेल्प से चंडीगढ़ में ये इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया जाएगा, किया जा भी रहा है और भी किया जाएगा, और इसी की वजह से इसको अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं केरला की। सो केरला भारत का ऐसा पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य के सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर ने ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में, और ड्रोन पायलट लाइसेंस भी दिया है स्पेशली ट्रेन्ड ड्रोन पायलट्स को। उन्होंने ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। और केरला फोर फ्रंट पे आ गया है टू ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। और ड्रोन्स का ये यूज करके सोसाइटी में और जो आप बोल सकते सर्विलियंस को और इफेक्टिव किया जाएगा। आगे बात करते हैं पुणे की, जो कि महाराष्ट्र में है। तो पुणे की MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने एशिया का सबसे पहला सब सी रिसर्च लैब बनाया है। एम क्या होगा जिसका? मल्टी डिसिप्लिनरी टैलेंट, इसके लिए ग्लोबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम। नाम क्या होगा? सेंटर फॉर सब सी इंजीनियरिंग रिसर्च, जिसमें क्या किया जाएगा? वर्किंग प्रोटोटाइप होगा ऑफ द डीप वाटर ऑफशोर पेट्रोलियम ऑपरेशंस, जिसकी हेल्प से फ्यूचर वर्कफोर्स एक ट्रेन की जाएगी एनर्जी सेक्टर के लिए।
ये फैसिलिटी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक प्रोवाइड करेगी, रियल टाइम ड्रिलिंग को यूज करके, और कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करेगी ड्रिलिंग एंड साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है, एशिया का सबसे पहला सब सी रिसर्च लैब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसको 6th रैंक मिला है एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ में अमंग द ग्लोबल सिटीज, पूरे दुनिया की सिटीज में। दुनिया में 46 कंट्रीज की ग्लोबली इसकी रैंकिंग की गई है इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्राइस ग्रोथ ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक इंडिया, जिनकी ये रिपोर्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2023। उन्होंने बोला है कि मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, इन्होंने एक इंक्रीज रजिस्टर किया है इन द एवरेज एनुअल प्राइसेस मार्च के 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च में। और दुबई है जो, उसको टॉप पोजीशन मिली है, क्योंकि वहां पर 44.2% जो इंक्रीज हुआ है इन द प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडिया का कौन सा सिटी है और पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री है। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि इंडिया की पहली स्टेट बन गया है टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस। तो गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस अप्रूव करने वाली पहली स्टेट है महाराष्ट्र, जिसमें पर्पस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डायनामिज्म और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना, बढ़ावा देना। एक सेपरेट सेल सेटअप किया जाएगा सो दैट क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को एड्रेस किया जाए, क्लाइमेट और लोगों की कंप्लेंट्स को भी एक स्पीड से रिड्रेस किया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की। सो हैदराबाद के एयरपोर्ट को वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल बताया गया है एज पर द रिपोर्ट बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म, जिसका नाम है सीरियम। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। सो 2 डे इंटरनेशनल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 6th एडिशन स्टार्ट हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इंडिया फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। 2023 का इसका थीम क्या है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लाओस की। सो लाओस जो एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहां पर एनुअल आसियान की टूरिज्म फोरम होस्ट की जाएगी 2024 के जनवरी में, जिसका थीम रहेगा क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है, आप आसियान के जो मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज वो देख सकते हैं कौन कौन से हैं। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। इसके लिए हम काफी बार पहले भी निमोनिक डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले है कर्नाटका में जो नई अभी इलेक्शंस हुई थी, वहां पर नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है सिद्धारमैया। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया जी। नेक्स्ट है मनोज सोनी जी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। तो जो मनोज सोनी जी हैं, ये पहले गुजरात के 2 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और पहले ही ये चेयरमैन इंचार्ज की तरह सर्व कर रहे थे। और ये जून 2017 से यूपीएससी के मेंबर भी हैं। ये अनुपम मिशन के मंक भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि स्वामी नारायण मूवमेंट की एक ब्रांच है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी नारायण मूवमेंट के बारे में भी अगर आप यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे बात करते हैं हम ट्विटर के न्यू सीईओ अपॉइंट की गई हैं मिस लिंडा येकारिनो। तो ये बिजनेस ऑपरेशंस पे काम करेगी, और जो फॉर्मर सीईओ है ट्विटर के इलॉन मस्क, वो प्रोडक्ट डिजाइनर नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जो लिंडा येकारिनो है, ये करंटली ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप की चेयरपर्सन है इन मल्टीनेशनल मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट एनबीसी यूनिवर्सल ऑफ यूएसए। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, इनका नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं गीता राव गुप्ता की, जो कि एम्बेसडर एट लार्ज अपॉइंट की गई हैं फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू।
तो इंडियन अमेरिकन गीता राव गुप्ता हैं, जिनको यूएस सीनेट ने कंफर्म किया है कि ये एम्बेसडर एट लार्ज की तरह अपॉइंट की गई हैं फॉर ग्लोबल वुमेन्स इश्यूज इन द स्टेट डिपार्टमेंट। इससे पहले ये यूएन फाउंडेशन की 3D प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम कर रही थी। आगे बात करते हैं सीसीआई के नए चेयरपर्सन की, जो कि बनी है रवनीत कौर। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 5 सालों के लिए की गई है, या फिर जब तक इनकी एज 65 नहीं होती, और या फिर फर्दर ऑर्डर्स पे। तो जो अगर इनकी एज पहले 65 हो गई या फिर 5 साल का इनका टेन्योर ओवर हो गया, तब इनको ये इनका टर्म खत्म हो जाएगा। इन्होंने पहले संगीता वर्मा जी थी, जो सीसीए के चेयरपर्सन की तरह काम कर रही थी, अक्टूबर 2022 से उनको रिप्लेस किया है। आगे बात करते हैं रीनी फ्लेमिंग और पेटी येंडे की, जिनको डब्ल्यूएचओ ने गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो रीनी फ्लेमिंगे एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और जो प्रेटी जिंडे हैं ये भी अपनी डार्जिलिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती हैं। तो कौन बनी है डब्ल्यूएचओ की गुडविल एम्बेसडर? रीनी फ्लेमिंग एंड प्रेटी येंडे। आगे बात करते हैं प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर जी की, जो कि एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। उनको सबसे पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसने दिया है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। जो प्रोफेसर नार्लिकर हैं ये यूनिवर्स की स्टडी के लिए जाने जाते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये अवार्ड 2022 में इंस्टीट्यूट किया था कि जो एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको इसके अंडर रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुक प्राइज की, जो कि बुल्गारिया के राइटर को मिला है, जिनका नाम है जियोर्जी गोस्पोडिनोव। इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। तो जियोर्जी गोस्पोडिनोव एक बुल्गारियन राइटर है और एक ट्रांसलेटर है, एंजेला रॉडल। इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इनकी बुक टाइम शेल्टर के लिए। ये पहली ऐसी बुक है जो कि ओरिजिनली बुल्गारियन में लिखी गई थी और जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। कुछ टाइम पहले हमने फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डिस्कस किया था, शिव नडार जी की वाइफ को मिला था। तो अब टाटा सन्स के चेयरमैन को मिला है, जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ये इसका नाम क्या है? शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जो कि फ्रेंच मिनिस्टर देते हैं। इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज रोल इन डेवलपिंग एंड फोस्टरिंग कमर्शियल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, जो कि अजरबैजान के बाकू में हो रहा था। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया को सेकंड पोजीशन मिली है, जिसमें इंडिया को एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आगे हम बात करते हैं इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर की, जो कि चेस से रिलेटेड होते हैं, जिनका नाम है वी प्रणनीत। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और इनकी सिर्फ 15 इयर्स इनकी एज है। ये जो इनको ग्रैंड मास्टर नॉम मिला है, कहां पर जीता है इन्होंने? बाकू ओपन 2023 में। आगे बात करते हैं शुभमन गिल की, जो कि पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच, वनडे इनिंग्स, टी20 इनिंग्स और आईपीएल में एक ही साल में इन सभी में सेंचुरी स्कोर कर ली है। तो आपने ध्यान रखना है, ये इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है जब ये सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे अहमदाबाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फीफा के वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल ब्रांड अनवील हुई है, और पहली बार फीफा की जो एक्चुअल ट्रॉफी है वो, और जो एक्चुअल ईयर है, ये डिपिक्ट किया गया है पिक्चर में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होगा। कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। और ये जो एक बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन लैंग्वेज है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वर्ल्ड कप के एम्बलम के लिए इनकर की गई है 2026 और उसके बाद के लिए। तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है, कौन से साल के लिए कहां पर ये इवेंट होंगे। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023
ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई है 15 से 17 मई के बीच में। वहां पर इंडिया के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं सभी 10 की 10 कैटेगरीज में, अंडर 15 और अंडर 19 एज ग्रुप में। तो आपको ध्यान रखना है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। आगे बात करते हैं, जो पंजाब का गतका मार्शल आर्ट है, जिसकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है, ये 37th नेशनल गेम्स में फीचर होगा। तो ये एक जो है मार्शल आर्ट है जिसमें स्टिक्स का यूज होता है अलोंग विद शील्ड, जो कि ड्राई लेदर से बनती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनके हाथ में ड्राई लेदर का ये शील्ड है। यहाँ पर आप, मैं 1 मिनट हाईलाइट आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। और ये इनके पास स्टिक्स हैं। तो ये गतका एक मार्शल आर्ट है पंजाब का। 2023 की जो नेशनल गेम्स हैं वो गोवा में होंगी अक्टूबर में। यहाँ पर जो नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं हरजीत सिंह गरेवाल जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने को एक ऑनर मिला है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सागर श्रेष्ठ सम्मान के साथ। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज को। क्यों? क्योंकि उनके बेस्ट टर्न अराउंड टाइम के लिए इन द नॉन कंटेनर कैटेगरी। तो 2022-23 में कि जो नॉन कंटेनर कैटेगरी में टर्न अराउंड टाइम है वो सबसे कम ये लेते हैं। तो इनका इस एफिशिएंसी की वजह से ये उनको सम्मान मिलेगा। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज समुद्र शक्ति की, जिसका 4th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये जो समुद्र शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है। आईएनएस इंडिया की साइड से आईएनएस कारावती ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है? इंडोनेशिया के बाटम में। आगे बात करते हैं सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज की, जो कि साउथ कोरिया एयरफोर्स ने रिसेंटली कमेंस की है। बहुत ही बड़े लेवल पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें ये अपनी एयरफोर्स की कम्बैट कैपेबिलिटीज को और साउथ कोरिया के डिफेंस पोस्चर को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक, इंपॉर्टेंट बुक की, जो कि वरुण गांधी ने लिखी है। क्या नाम है इसका? द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। यहाँ पर आप कवर फोटो भी देख सकते हैं। इस बुक में उन्होंने इंडिया की अर्बन स्पेसेस के द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उसके बारे में बात की है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, क्राइम हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, इन इश्यूज पर इसमें बात की गई है। आगे बात करते हैं ऑब्ituaries की। सो हिंदुजा ग्रुप के सबसे जो अभी एल्डर मेंबर थे श्री चंद परमानंद हिंदुजा जी, जो कि हिंदुजा ब्रदर्स के सबसे बड़े थे और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। उनकी डेथ हुई है। ये ब्रिटिश के अमंग सबसे अमीर माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट AR खलील जी पास। भाई यहाँ पर आप उनकी भी पिक्चर देख सकते हो। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरह भी पहले सर्व किया है। नेक्स्ट है मेक्सिको के एक बहुत ही फेमस गोलकीपर की फुटबॉलर की, जिनका नाम है एंटोनियो कारबजल, जो कि ऐसे पहले फुटबॉलर थे जिनको 5 वर्ल्ड कप में फीचर किया गया था, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में फीचर हुए थे। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। ही पास चली। आगे बात करते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो की इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले इंटरनेशनल फैमिली डे, जो कि 15 मई को होता है। ये जो डे है ये यूएन जनरल असेंबली ने 1993 में प्रोक्लेम किया था और इसमें जो भी फैमिलीज की वेलफेयर के रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। 2023 का इसका थीम क्या था? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन फैमिलीज। इसमें क्या है? इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रीड किया जाता है फैमिलीज पर। आगे है नेशनल डेंगू डे, जो कि 16 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है इसका फाइट डेंगू सेव लाइव्स। और ये जो डेंगू है एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में भी हम प्रीवियसली डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आगे है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि 17 मई को होता है। इस बार का इसका क्या थीम है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इसमें क्या है? जो लो टू मिडिल इनकम एरियाज है उनमें अवेयरनेस रेज की जाएगी और एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मेथड्स को प्रमोट किया जाएगा।
आगे बात करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की, जो कि 17 मई को मनाया जाता है। इसका 2023 का थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। टुगेदर लेट्स मेक 2023 a year of progress for digital transformation in the least developed countries। आगे है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो कि 18 मई को मनाया जाता है। इसमें क्या है, जो म्यूजियम्स हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कल्चरल एक्सचेंज के, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर के लिए, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट के लिए, कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए, लोगों में पीस को डेवलप करने के लिए, तो उसी की अवेयरनेस रेज की जाती है। 2023 का थीम क्या था, म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। आगे बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक डे की, जो कि 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इसी दिन मीटर कन्वेंशन साइन हुई थी 1875 में पेरिस में, जिसमें 7 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए काम किया था। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप वेट के लिए केजी यूज करते हो, तो ये क्या है, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म यूनिट है। तो ऐसे ही मेजरमेंट के यूनिफॉर्म यूनिट्स के पे इस कन्वेंशन पे अनाउंसमेंट हुई थी। 2023 का इसका थीम क्या है, मेजरमेंट इज सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। आगे है वर्ल्ड बी डे, जो कि 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ बीज एंड अदर पोलिनेटर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। इस दिन एंटन जानसा की बर्थ एनिवर्सरी थी, और ये जो एंटन जानसा थे, ये पायनियर थे मॉडर्न बी कीपिंग टेक्निक्स में। स्लोवेनिया में ये स्लोवेनिया के रेजिडेंट थे। इस बार का इसका थीम क्या था, बी एंगेज्ड इन अ पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आगे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो कि 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू थ्रेट्स जो कि बायोडाइवर्सिटी फेस करती हैं। इस बार का इसका थीम था फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट, जो मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ डेली, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।